सेकंड, रिकॉर्ड ऑन दिस कंप्यूटर। रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। हाँ, तो लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेसेस खत्म कर लिया था, है ना। प्लेन सरफेस में हमने बेसिकली मोस्टली दो सरफेस के इंटरफेस, दो ट्रांसपेरेंट मीडियम के इंटरफेस पे रिफ्रैक्शन से इमेज कैसे बनती, बेसिकली अपरेंट हाइट वाला प्रॉब्लम जो किया था वो, और दूसरा स्लैब कैसे इमेज बनाता है, ये दो चीजें मेनली देखी थी, बाकी तो और भी बेसिक चीजें थी ही। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है प्रिज्म। अब देखो, अगर प्रिज्म को आप बोलोगे कि प्रिज्म क्या होता है, अगर मैं डिफाइन करने की कोशिश करूं तो प्रिज्म की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो इस प्रिज्म को लेकर है। एक ट्रायंगुलर फेस, एक और ट्रायंगुलर फेस, इस प्रिज्म को लेकर है, ठीक है। इसमें कितने फेसेस हैं, एक नीचे, एक इधर, एक इधर, 3 4 5, ठीक है। तो डेफिनेशन जो है प्रिज्म की वो कुछ ऐसे बनती है जो मेनली बुक्स में मिलती है आपको। इट इज अ रिफ्रैक्टिंग material enclosed by 5 surfaces, ठीक है। 5 सरफेस से enclosed रिफ्रैक्टिंग मीडियम है। रिफ्रैक्टिंग मटेरियल रिफ्रैक्टिंग मीडियम बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। टोटल 5 फेस हैं, 3 ट्रायंगल के, 3 रेक्टेंगुलर फेस और 2 ट्रायंगुलर फेस, ठीक है। ओके, अब लेकिन अगर हम प्रिज्म से रिफ्रैक्शन के बारे में बात करें, प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन के बारे में बात करें, तो क्या होता है, लाइट जो है वो इन दोनों, मान लेते हैं इस तरीके से इंसिडेंट होती है इस फेस पर, ये वाला जो फेस है जिसको मैंने यहाँ पे बोल्ड किया है, ये वाला फेस, इस फेस पे इंसिडेंट होती है, रिफ्रैक्ट होती है, और ये जो मैं दोबारा से जिसको बोल्ड कर रहा हूं इस सरफेस से बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो बेसिकली अगर लाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, लाइट रे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो दो ही सरफेसेस मेनली काम के होते हैं। हम इतना कॉम्प्लेक्स डायग्राम में कुछ समझ में आ नहीं रहा, इसलिए मैं इसका सिर्फ एक क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर रहा हूं, जिस क्रॉस सेक्शन में लाइट है, मतलब लाइट जिस प्लेन में जा रही है, मैं सिर्फ उस प्लेन का क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर रहा हूं। तो मेरे पास ये दो सरफेसेस हो गए प्रिज्म के, दो रेक्टेंगुलर सरफेस है, एक ये वाला और एक ये वाला। लाइट यहां से इंसिडेंट हुई, रिफ्रैक्ट हुई, और यहां से फिर से रिफ्रैक्ट हो गई। कुछ इस तरीके से लाइट बिहेव करे, ठीक है बेटा। तो देखा जाए तो हमें सिर्फ दो ही रिफ्रैक्शन देखने पड़ रहे हैं, इसलिए दो ही सरफेसेस काम के हमारे। तीसरा सरफेस ऐसा हॉरिजॉन्टल हो, ऐसा टेढ़ा हो, किसी भी तरीके का हो, चाहो तो ऐसा कर्व्ड हो, उससे कोई फर्क हमारी लाइट रे को नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जिन दो सरफेसेस से लाइट का रिफ्रैक्शन हम लोग देख रहे हैं, जिन दो सरफेसेस पर, उन दोनों के बीच का एंगल हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां ए क्या होता है, प्रिज्म एंगल, ठीक है। इस डायग्राम में हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए दोबारा से ड्रॉ कर लेता हूं। लाइट इधर से आई, रिफ्रैक्ट हुई, रिफ्रैक्ट होकर किधर जाएगी, मान लेते इधर एयर है और ये प्रिज्म लेट से ग्लास का है, तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूं तो लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। फिर यहां पर फिर से इंसिडेंट हुई, नाउ लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, मतलब ग्लास से एयर में जा रही है, इसलिए लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। ये दो रिफ्रैक्शन होंगे, ठीक। इस एंगल को हम लोग कहते हैं ए क्या है, प्रिज्म एंगल, या फिर सिंपली एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है बेटा। इसको फटाक से कॉपी कर लेंगे, ये बस प्रिज्म की डेफिनेशन, प्रिज्म को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं अभी तक हम, और कुछ नहीं कर रहे हैं। कॉपी हो गया, कुछ है नहीं खास कॉपी करने के लिए। हाँ सर। ओके, सो
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब एक बार फिर से वो प्रिज्म बना रहा हूं मैं, डायग्राम थोड़ा बस बड़ा बना रहा हूं इस पर। ये मेरा प्रिज्म एंगल ए है, लाइट यहां पर ऐसे इंसिडेंट हुई, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, इस एंगल को कह दिया मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ठीक है। इसके बाद लाइट रिफ्रैक्ट होके कुछ ऐसे गई, ठीक है। ये जो एंगल बना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको हमने कह दिया R1। दिख रहा है R1 सबको? जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट हुई अंदर से, वहां पे फिर से नॉर्मल ड्रॉ किया। अब ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है यहाँ पे, बट मैं फिर भी इसको R2 से रिप्रेजेंट करता हूं, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है प्रिज्म के लिए। फिर लाइट यहां से रिफ्रैक्ट होके बाहर निकल गई, इस एंगल को हमने कहा E। E क्या है? एंगल ऑफ इमर्जेंस। इसमें किसी को आपत्ति है? मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए। क्लियर है ये? ओके। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक फॉर्मूला आने वाला है आपके सामने। वो क्या है? वो फॉर्मूला ये है कि R1 प्लस R2 हैज टू बी इक्वल टू A। R1 प्लस R2, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल मिलाकर A हो जाता है। कैसे? बहुत सिंपल है। ये R1 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस R1। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस R2, ठीक है। सो आपका 90 डिग्री माइनस R1 प्लस 90 डिग्री माइनस R2 प्लस A इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियरली आपको मिल जाएगा A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर का सबसे बेसिक और सबसे पहला फॉर्मूला देखें। क्या? दोनों ये जो रिफ्लेक्टिंग एंगल्स हैं, हालांकि दूसरा R2 जो इंसिडेंस एंगल है फिर भी उसको रिफ्लेक्टिंग एंगल कह देते हैं हम लोग। ये दोनों रिफ्लेक्टिंग एंगल्स हैं, उनका सम प्रिज्म एंगल के बराबर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर में, इससे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस चैप्टर में नहीं मिलेगा, ठीक है। एक और मिलेगा इसके बराबर, बड़े से ज्यादा नहीं मिलेगा। ओके, तो अब देखते हैं लाइट जो है वो, हम इंटरेस्टेड किस चीज में है कि लाइट कितना बेंड करी है। हम प्रिज्म में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड इसी चीज में होते हैं कि प्रिज्म की वजह से, ध्यान दीजिएगा, आपका जो ग्लास स्लैब था उसमें इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल होती थी, उसमें कोई डेविएशन नहीं आता था। यहां पर इंसिडेंट रे इधर जा रही थी, इमर्जेंट रे इधर चली गई, मतलब नेचुरली देयर इज सम डेविएशन। लाइट जो है मुड़ गई है बाय दिस एंगल डेल्टा, है ना। लाइट इस डेल्टा एंगल से मुड़ गई है ना। अब मैं ये डेल्टा एंगल निकालना चाहता हूं, तो इसके लिए मैं फिर से डायग्राम बना लेता हूं। ये ट्रायंगल मतलब प्रिज्म, लाइट आई, मुड़ी, फिर से मुड़ गई, यहां पर एंगल बना है आई, ये बना R1। यहां पर नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं तो नॉर्मल आएगा कुछ ऐसा। ये बना एंगल E, ये बना एंगल R2, ठीक है। अब इंसिडेंट रे जा रही है, जा रही थी इधर, रिफ्रैक्टेड रे चली गई इधर, तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, ठीक। यहां तक कोई आपत्ति? मेरे ख्याल से नहीं होगी। अब मैं ये डेल्टा कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूं। इसके लिए मैंने थोड़ा जूम कर दिया ताकि आपको और अच्छे से नजर आए। क्या मैं ये कह सकता हूं कि लाइट जो है इंसिडेंट रे जब यहां आई तो इधर जाने वाली थी, इतने एंगल से बेंड कर गई, है ना।
पहले रिफ्रैक्शन से लाइट रे इतने एंगल से बेंड करी, कौन से डायरेक्शन में बेंड करी है? तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेंड करी, इसको हमने कह दिया डेल्टा 1। फिर लाइट रे इधर जा रही थी, फिर से बेंड कर गई इतने एंगल से, दिस एंगल विल बी डेल्टा 2। ठीक है, दोनों डेविएशन किस डायरेक्शन में है? दोनों डेविएशन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो एक तरीका तो मैं डायरेक्टली ये बोल सकता हूं कि डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, क्योंकि दोनों डेल्टा सेम डायरेक्शन में। दूसरा तरीका ये है कि ये अगर डेल्टा 2 है तो नेचुरली ये वाला एंगल भी डेल्टा 2 ही होगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये वाला एंगल डेल्टा 2 और ये वाला एंगल डेल्टा 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। देन दिस इज द एक्सटीरियर एंगल, सो दिस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। देखिए ये सबसे बहुत ज्यादा यूज होता है इस ऑप्टिक्स चैप्टर में, ठीक है, रे ऑप्टिक्स में। एक्सटीरियर एंगल और इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। सो मैंने यहां लिख दिया, दोनों में से किसी भी तरीके से लिख सकता हूं, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। ठीक है, वापस मैं जूम आउट कर ले रहा हूं ताकि ज्यादा चीज देख पाए आप। अब क्या करेंगे? डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 तो आ गया, तो बेसिकली हमें बस डेल्टा 1 और डेल्टा 2 निकालना है। नो, डेल्टा 1 इज क्लियरली, आप देखेंगे जरा तो ये आई माइनस आर 1 है, ये तो अपन को ऐसे ही पता है ना। रिफ्रैक्शन के केस में डेविएशन कितना होता है? आई माइनस आर। सेकेंड केस में जो डेल्टा 2 आ रहा है दैट इज इक्वल टू ई माइनस आर 2 आ रहा है। ठीक है, सो क्लियरली हम बोल सकते हैं जो टोटल डेविएशन डेल्टा हुआ दैट इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 दैट इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस आर 1 प्लस आर 2। ठीक है, एंड आर 1 प्लस आर 2 कितना है? ए है। सो देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। देखो ये दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हुआ, आई प्लस ई माइनस ए, और कई बार ए नहीं दे रखा होता तो आर 1 प्लस आर 2 इज इक्वल टू ए कर सकते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, इस तरीके से आप डेविएशन निकाल सकते हो बाय प्रिज्म। क्या होगा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन जो सब देखो फॉर्मुले बेस्ड क्वेश्चंस लोग कर लेते हैं, क्योंकि इसके अभी जो मैंने थ्योरी पढ़ाई इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो ज्यादा बनते हैं, और उसके बाद कुछ फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस लोग इजीली सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मुला लगाना होता है उसमें। बेसिक क्वेश्चन में लोग गड़बड़ करते हैं, जबकि वो कुछ ज्यादा इजी। ऑल यू हैव टू डू इज फॉलो द लाइट रे, और ये दोनों फॉर्मुले आपको अप्लाई करना होता है। क्या दे रखा होता है? इसका एंगल ऑफ प्रिज्म ए दे रखा होता है, और म्यू दे रखा होता है, और आई दे रखा होता है। क्या दे रखा होता है? ए गिवन है, म्यू गिवन है, और आई गिवन है। बोलता डेल्टा बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन होता है सबसे बेसिक क्वेश्चन। क्या करेंगे इसमें? बहुत सिंपल है। स्टेप 1 में क्या करेंगे? आई नोन है, इसका मतलब क्योंकि म्यू नोन है आप ई निकाल सकते हो, सॉरी R1 निकाल सकते हो, है ना। R1 निकल गया तो आप R2 इज इक्वल टू ए माइनस R1 निकाल सकते हो। ठीक है, R2 निकल गया तो आप E निकाल सकते हो यूजिंग स्नेल्स लॉ। ठीक है, अब आपको क्या करना है? डेविएशन निकालना है, तो डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। इतने बेसिक क्वेश्चन बनते हैं प्रिज्म में, कुछ खास डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनते। ठीक है, और यही क्वेश्चन में लोग फंसते हैं, बाकी सारे बना लेते हैं, इसी क्वेश्चन में फंसते हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। नहीं सर। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्या है हमारे पास फिर थ्योरम? अगली चीज है, डेल्टा पता है, आई पता है ना। हाँ चलो, कुछ एक एग्जांपल करके देख ही लेते ना, क्या दिमाग लगा रहे हो। एग्जांपल है, आपको ए दे रखा है
60 डिग्री, म्यू दे रखा है √3, आई दे रखा है 60 डिग्री, डेविएशन बताइए। ठीक है, सॉल्व करेंगे सब लोग। जल्दी सॉल्व करिए, ज्यादा टाइम नहीं है। हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट रिफ्रैक्शन। फर्स्ट रिफ्रैक्शन में क्या होगा? साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन R1. This implies sin 60 degree is equal to √3 sin R1. This implies R1 निकल जाएगा आपका 30 डिग्री, which implies R2 is equal to A minus R1 is equal to 30 डिग्री। तो अब बोलेंगे सेकंड रिफ्रैक्शन। दूसरे रिफ्रैक्शन में क्या हो जाएगा? म्यू साइन R2 is equal to sin E. This implies √3 sin 30 degree is 1/2 is equal to sin E. This implies E is equal to आ गया 60 डिग्री। फिर आपने बोला डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। आंसर समझ में आया कि नहीं? यस सर। कोई दिक्कत? ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो। बोला है A इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, बोला है कि I इक्वल्स टू 60 डिग्री, म्यू इज इक्वल टू 2√2 अपॉन √3 दे रखा है। ठीक है, आपको बताना है कि डेविएशन कितना होगा। देखो कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे शायद, बट लेट्स ट्राई कि क्या होता है। ठीक है, क्या करेंगे? कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी क्योंकि नंबर्स कभी सेट होंगे नहीं, बट फिर भी जितना कर सकते उतना तो करें। क्या बोलेंगे भैया? हम बोलेंगे देखो साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन R1. दिस इंप्लाइज साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू म्यू साइन, म्यू कितना था? 2√2 बाय √3 साइन R1. दिस इंप्लाइज साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3 बाय 2। अच्छा चलो ठीक है, √3 बाय 2 इज इक्वल टू 2√2 बाय √3 साइन R1. दिस इंप्लाइज साइन R1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 4√2। चलो ये तो गड़बड़ होगा, जो मैं बनाना चाहता हूँ उससे नहीं हुआ। एक काम करते हैं, म्यू की वैल्यू चेंज करते हैं जिससे कि कैलकुलेशन थोड़ी सी इससे सिंपलर हो। म्यू इज इक्वल टू √6/2 है। ठीक है, म्यू कितना है? √6/2 है। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा? वी विल गेट साइन आई इज इक्वल टू √6/2 साइन R1. दिस इंप्लाइज साइन आई कितना है? √3/2 इज इक्वल टू √6/2 साइन R1. दिस इंप्लाइज साइन R1 इज इक्वल टू 1/√2. दिस इंप्लाइज R1 इज इक्वल टू आ गया 45
डिग्री। ये तो हो सकता है ना कि नहीं हो सकता? है ना? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं। ओके, नेक्स्ट हम क्या बोलेंगे? R1 आ गया 45 डिग्री, तो हम बोलेंगे कि देयरफॉर अब R2 निकाल लेंगे। R2 इज इक्वल टू A माइनस R1 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री माइनस 45 डिग्री दैट इज इक्वल टू माइनस 15 डिग्री होगा। सर ये क्या झमेला है? ये तो माइनस 15 डिग्री हो गया। एक्चुअली इस तरीके के क्वेश्चन पूछते नहीं आप लोगों से, मैंने बहुत सालों से नहीं देखा ऐसा क्वेश्चन जिसमें R2 नेगेटिव आ जाए, लेकिन ऐसा होता है। ठीक है, R2 नेगेटिव आ गया, अब क्या करें सर? ऐसा पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है बेटा। आपका A छोटा है, सिर्फ 30 डिग्री है, ठीक है, और I बड़ा है 60 डिग्री, इससे आ गया R1 भी बड़ा ही रह गया। इस वजह से नॉर्मल जो है ना, अच्छा R1 बड़ा रह गया, ऐसे आया, नॉर्मल जो है इससे ऊपर रह गया। समझ में आई बात? लाइट ऐसे आई, ऐसे गई, और नॉर्मल जो है यहाँ पे वो थोड़ा ऊपर रह गया इससे। देख रहे हो, ये झमेला हो गया यहाँ पे। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, आपके सामने इसका एग्जांपल लिखा हुआ मैंने, जिसमें आपका R2 जो नेगेटिव आ गया। हमारा जो ओरिजिनल डायग्राम था, अगर आप उससे कंपेयर करोगे इसको, तो इट्स क्वाइट डिफरेंट, बिकॉज आप देखिए नॉर्मल नीचे था अंदर वाली रे से, यहां नॉर्मल ऊपर चला गया अंदर वाली रे से। ठीक है, तो इस वजह से गड़बड़ियां हो सकती हैं, झमेले हो सकते हैं। पर अगर आप इस झमेले, मजेदार बात पता है क्या, अगर आप इस झमेले को पूरी तरीके से इग्नोर कर दो, अपने फॉर्मूले पे बेस्ड आगे बढ़ते जाओ, तो आंसर सही आ जाएगा। कैसे? हम बोलेंगे इसके बाद R2 नेगेटिव आ गया, नेगेटिव ही सही, कोई दिक्कत नहीं। R2 नेगेटिव आया तो E भी नेगेटिव आएगा, क्या दिक्कत है? ये R2 नेगेटिव आया, E भी नेगेटिव आ गया, कोई दिक्कत नहीं। जो हमारा स्टैंडर्ड कन्वेंशन है उससे उल्टा आ गया। तो हम बोलेंगे यहां पे फिर से म्यू साइन R2, सेकंड रिफ्रैक्शन की इक्वेशन लिखेंगे। म्यू साइन R2 इज इक्वल टू साइन E, दिस इंप्लाइज म्यू कितना है, √6/2 साइन माइनस 15 डिग्री इज इक्वल टू साइन E, दिस इंप्लाइज, माइनस तो साइन के अंदर बाहर आ जाएगा, -√6, या इसको माइनस ऑफ √3/2 बोल सकते हैं। साइन 15 डिग्री मेरे को याद नहीं है, आप लोगों को याद होना चाहिए। याद है कि नहीं याद है आप लोगों को? हाँ। क्या होता है? √3 - 1/2√2, ठीक है, √3 - 1/2 √2 is equal to sin E. This implies sin E is equal to 3 minus √3/4। ठीक है, समझ में आई बात? मान लो दिस इंप्लाइज, लेट से E is equal to थीटा आ गया, लेट से हमने कैलकुलेट करके थीटा निकाल लिया। अब क्या बोलोगे, ये थीटा जो है, अच्छा ये माइनस साइन ही है ना, नाउ दिस थीटा हैज टू बी नेगेटिव, है ना, क्योंकि साइन थीटा, साइन ही नेगेटिव था इसलिए थीटा नेगेटिव है ना। सो मतलब ऐसा कह सकता हूं, E इज इक्वल टू लेट से माइनस थीटा आ गया। ठीक है, तो आप डेविएशन क्या लिखोगे, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, दैट इज इक्वल टू आई कितना था 60 डिग्री था, प्लस ई कितना है माइनस थीटा है, तो माइनस थीटा माइनस ए कितना है 30 डिग्री। समझ में आई बात? दिमाग मत लगाओ ना तो आंसर सही आ जाता है, लेकिन दिक्कत निगेटिव आती है, अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। यस। पक्का? हाँ, नेगेटिव आने पे चेक एक बार जरूर कर लेना चाहिए कि कैलकुलेशन सही की है कि नहीं की है। अगर कैलकुलेशन में गलत नहीं किया है
तो क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं आता। आगे बढ़े। ओके, तो अब देखते हैं भैया डेविएशन वर्सेस आई के बीच में ग्राफ कैसा बनता है किसी भी प्रिज्म को ले। तो देखो, इसके लिए आपको लैब में ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। लैब में बैठ के अलग अलग आई के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हो एक्सपेरिमेंट में, और यू फाइंड कि जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा आता है। एक पर्टिकुलर आई के लिए थीटा जो है वो मिनिमम हो जाता है एक पर्टिकुलर आई पर, ठीक है। एट सम पर्टिकुलर आई थीटा इज मिनिमम, या थीटा नहीं, डेल्टा इज मिनिमम। दिस मिनिमम डेविएशन इज कॉल्ड डेल्टा मिन, एंड इसके लिए कुछ वर्ड नहीं, बस इसको आई नॉट बोल दो आप एक बार के लिए, ठीक है। अच्छी चीज ये है कि आई के बारे में तो हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इसमें कि कितने आई पे डेल्टा मिनिमम आएगा, पर हमें आर के बारे में इंफॉर्मेशन है। क्या है वो? डेल्टा इज मिनिमम व्हेन R1 इज इक्वल टू R2। अगर R1 और R2 इक्वल हो जाएंगे उस वक्त डेल्टा मिनिमम होता है। दैट इज R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू A/2, क्योंकि दोनों का सम तो A है ना, दोनों इक्वल होंगे, दोनों ऑब्वियसली A/2 होंगे, तभी तो दोनों का सम A होगा, ठीक है। सो डेल्टा मिनिमम कब होता है? जब R1 और R2 बराबर हो जाए, दोनों की वैल्यू A/2 हो जाए, मतलब बिल्कुल सिमेट्रिक केस में। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास आइसोसेलेस प्रिज्म है, ध्यान दीजिएगा, ये लोग जनरल स्टेटमेंट मान लेते हैं, इसमें जो अगला सेंटेंस बोले जा रहा हूं उसके पीछे एक कंडीशन है कि प्रिज्म मेरा आइसोसेलेस है। अगर प्रिज्म हमारा आइसोसेलेस है तो लाइट रे जो होगी वो कुछ ऐसी होगी कि अंदर लाइट रे बेस के पैरेलल हो जाए, ठीक है। इसलिए क्योंकि ये एक बहुत ही स्पेसिफिक केस में होता है, इसलिए इस स्टेटमेंट को मैं जनरली यूज ही नहीं करता। मैं बस इसलिए बताऊं कि आप लोग कभी कंफ्यूजन लेकर मेरे पास ना हो कि सर बुक में ऐसा लिखा हुआ है। बुक में ऐसा स्पेशल केस में लिखा रहता है जब आपका प्रिज्म जो है वो आइसोसेलेस है। अगर प्रिज्म आइसोसेलेस नहीं है तो बेस तो कैसा भी हो सकता है ना। हाँ, क्या चीज होगी? डेफिनेटली आपका ये R1 और ये R2 इक्वल होगा, है ना। मैं बेस तो जाऊं तो टेढ़ा कर सकता हूं ना, ऐसा प्रिज्म तो बना ही सकता हूं ना। दिख रहा है? इसकी जगह ये वाला बेस यूज कर लूंगा, हाँ, है ना। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? R1 और R2 इक्वल हो जाएगा, दोनों की वैल्यू A/2 होगी। ऑब्वियसली ये वाला जो ट्राइंगल बनेगा ना, दिस ट्राइंगल विल बी आइसोसेलेस, ठीक है। सो डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम जब दोनों रिफ्रैक्टिंग एंगल जो है वो हाफ ऑफ प्रिज्म एंगल हो जाए, ठीक है। हम एक्सपेरिमेंट करके ये डेल्टा मिनिमम निकालते हैं, अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करते जाते हैं, देखते हैं कौन से एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डेल्टा मिनिमम है, ठीक है। डेल्टा मिनिमम कितना है ये भी कैलकुलेट करते हैं, ए भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और उसको यूज करके हम लोग एक फॉर्मूला बनाते हैं जिस फॉर्मूले का नाम है प्रिज्म फॉर्मूला। थोड़ी देर में देखते हूँ क्या है, पहले इसको कॉपी कर लीजिए। सर एग्जाम का डेट्स आ गया। कब है बेटा? सर 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर। ओके, बहुत लेट है यार। ठीक है, कॉपी हो गया। हाँ तब और उसमें सिलेबस में ये ऑप्टिक्स भी है, वेव ऑप्टिक्स भी है। सर, अभी सिर्फ उसका ही मैसेज आया डेट्स का, सिलेबस अच्छा, डिफाइन है। क्योंकि देखो ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स तो तब तक हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। मतलब रे ऑप्टिक्स अपना खत्म पे ही है, वेव ऑप्टिक्स में 3 से 4 क्लास लगती है। मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में जाता हूँ तो 5 क्लास लगती है, ठीक है। तो वो देखते हैं उसका क्या सीन बनता है। तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स तो खत्म हो जाएगा, बट अगर आपका मॉडर्न फिजिक्स आता है तो वो तब तक ऑब्वियसली खत्म नहीं होगा, ठीक है। ओके, सो डेल्टा वर्सेस आई का ग्राफ देख लिया हम लोगों ने। R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू A/2 आया, ठीक है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बेटा। R1 R2 के बराबर है तो क्या मैं कह सकता हूं कि I और E बराबर है? क्यों? एज साइन I इज इक्वल टू म्यू साइन R1 एंड साइन E इज इक्वल टू म्यू साइन R2।
हाँ या ना? ऐसे में डेविएशन कितना हो जाएगा? आई प्लस ई माइनस ए, दैट इज इक्वल टू 2i माइनस ए, है ना? दिस इंप्लाइज i इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा बाय 2। किसी को दिक्कत? और r1 कितना है? r1 है डेल्टा बाय 2। तो अब मैं बोलूंगा साइन i इज इक्वल टू म्यू साइन r1। क्यों? कहां से आता है ये? या था स्नेल्स लॉ से। इंप्लाइज म्यू इज इक्वल टू साइन i बाय साइन r1, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस मिनिमम डेविएशन, ये डेविएशन कौन सा? मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन बाय 2 अपॉन साइन ऑफ r1 कितना है? a बाय 2। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना? म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस डेल्टा मिन बाय 2 अपॉन साइन ऑफ a बाय 2। इस फॉर्मूले को हम लोग कहते हैं प्रिज्म फॉर्मूला। ईमानदारी से बोलूं, मेरे कोई फॉर्मूला कभी याद था नहीं अपने टाइम पे, पर जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मैंने रियलाइज किया कि ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो इसी फॉर्मूले से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्योंकि एक फॉर्मूले में डायरेक्टली आंसर आता है। ठीक है, आप भी यूज कर सकते हैं, बट आई डोंट लाइक दिस बिकॉज आई कैन डिराइव इट इन लिटरली 10 सेकंड्स। आपको दिखाने में मेरे को 30 सेकंड्स लगे, तो खुद से ड्राइव करने में मुझे 10 सेकंड लगेगा। ठीक है, सो मेरे को ये फॉर्मूला याद नहीं है, बट हाँ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और इसका पर्पस क्या है ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूले का जो फॉर्म है ना उस फॉर्म पे ध्यान दीजिएगा। आप किसी भी मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हो तो उसका एक प्रिज्म बनाइए, उस मीडियम का एक्सपेरिमेंटली निकालिए कि उस प्रिज्म से मिनिमम डेविएशन कितना होता है, और उसका ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, आपको उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने का तरीका तो होना चाहिए ना हमारे पास, तो इस तरीके से कैलकुलेट हम करते हैं। ठीक है बेटा, और वो जो एक्सपेरिमेंट का नाम है वो उसका नाम है प्रिज्म टेबल। मेरे को ध्यान नहीं आपके क्या नाम है, इस साल के सिलेबस से ये एक्सपेरिमेंट इंक्लूडेड है या हटा दिया गया है, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर, बट जो भी है काफी इंपॉर्टेंट सा एक्सपेरिमेंट था और थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत होती थी इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। टाइम लगता था, गलतियां बहुत होती थी, जो बच्चे थोड़ा सा भी ढीले ढाले होते हैं ना, इनके हाथ पैर में लाइसेंस नहीं होता, उनसे होता ही नहीं था एक्सपेरिमेंट। हाथ पैर में लाइसेंस नहीं होता मतलब जो सही से पिन नहीं लगा पाते अपनी जगह पर, वो पिन एक जगह लगाने जाते हैं कहीं और लग जाती है। इस तरीके से जो स्टूडेंट्स थोड़े फिजिकली थोड़े इनएक्टिव होते हैं ना पूरी तरीके से, उनको इस एक्सपेरिमेंट में काफी दिक्कत होती है। उन लोगों को भी दिक्कत होती है जो कि बहुत ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करते, तो काफी कंसंट्रेशन चाहिए होता है इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, फोकस चाहिए होता है। तो अच्छा एक्सपेरिमेंट है, बुक से पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, स्कूल में डेमो कराया जा रहा है कि नहीं कराया जा रहा है एक्सपेरिमेंट्स का स्कूल्स में? एक दिन हुआ था सर बस। सर एक प्रैक्टिकल क्लास हुआ है बस। एक प्रैक्टिकल क्लास हुई अभी तक? मतलब वो डेमोन्स्ट्रेशन भी नहीं दे रहे हैं स्कूल में एक्सपेरिमेंट्स का? नहीं ओके अच्छा, आप लोगों का एग्जाम ऑफलाइन है कि ऑनलाइन है? ऑनलाइन ही होगा ऑब्वियसली। ऑनलाइन। ठीक है, ठीक है, चलो ये समझ में आया कि नहीं आया? ये प्रिज्म फॉर्मूले का डेरिवेशन समझ में आया कि नहीं आया? बेसिकली ऐसा समझ लो, हमने क्या यूज किया, ध्यान दो, हमने बस इतना यूज किया कि देखो आई प्लस ई कितना है? ए प्लस डेल्टा होता है हमेशा, तो देयरफॉर क्योंकि आई और ई बराबर है, आई कितना हो जाएगा? ए प्लस डेल्टा बाय 2, और R1 कितना है? ए बाय 2। इसके बाद हम लोगों ने स्नेल्स लॉ लगा दिया, अपने आप अपना आंसर आ गया। यही अपना प्रिज्म फॉर्मूला है। ठीक है, कुछ खास कॉम्प्लेक्स नहीं है इसमें, हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो हमने प्रिज्म फॉर्मूला भी देख लिया। प्रिज्म फॉर्मूला बहुत छोटे छोटे नन्हे मुन्ने क्वेश्चन बनते हैं, सीधे फॉर्मूला बेस्ड आता है, या तो मतलब डेल्टा मीन दे देगा, ए दे देगा, म्यू निकाल लेगा के लिए बोल देगा, जनरली यही देता है। क्योंकि आपसे अगर बोलेगा कि नहीं डेल्टा मिनिमम पता है
म्यू पता है, ए निकालो तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी, ठीक है, तो इसलिए ए देना जरूरी है। तो इस वजह से जो क्वेश्चन है थोड़ा इजी बनता है, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं होता। ओके, अब देखते हैं अगला टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है टीआईआर इन प्रिज्म। देखिए, मैं हमेशा ऐसा ही केस कंसीडर कर रहा हूं जिसमें लाइट एयर से प्रिज्म में एंटर कर रही है, और जो भी फॉर्मूला बेटा हम लोग देख रहे हैं ना, वो फॉर्मूला जो मैंने खासतौर से अभी जो फॉर्मूला बताया, डेल्टा वर्सेस आई का ग्राफ बनाया, और जो बताया कि डेल्टा मिनिमम होगा कब, जब आपका R1 R2 इक्वल होगा और I और E इक्वल होगा। वो एक स्पेशल केस में वैलिड है कि अगर इधर का मीडियम और इधर का मीडियम सेम है ना, ये तो ऑब्वियसली अलग है, म्यू है, लेकिन अगर इधर म्यू1 और इधर म्यू2 हो जाएगा तो फिर ये ऑब्जर्वेशन सही नहीं होगी, ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? उस केस में मिनिमम डेविएशन के लिए R1 और R2 को इक्वल होना जरूरी नहीं है, I और E को इक्वल होना जरूरी नहीं है। ओके, सो हमारे पास प्रिज्म था, हम इसके अंदर टीआईआर कराने वाले हैं। टीआईआर कैसे होगा, देखिए, लाइट यहां से आएगी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पर। अब लाइट रेयर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम में जा रही है तो टीआईआर होगा क्या? हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। यहां लाइट रिफ्रैक्ट हुई, ये एंगल बना R1, यहां पर एंगल बना R2। ध्यान दीजिएगा बेटा, साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन R1। दिस इंप्लाइज म्यू साइन R1 इज लेस देन इक्वल टू 1। हाँ है ना? हाँ सर। This implies sin R1 is less than equal to 1 by mu, which implies sin R1 is less than equal to sin critical angle. This implies R1 is less than equal to critical angle. इसको तो ध्यान रखें सबसे पहले, R1 हमेशा critical angle से छोटा ही होगा। इक्वल किस केस में हो सकता है? अगर I 90 डिग्री हो जाए। R1 कभी भी critical angle से बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? अगली चीज, फॉर टीआईआर, टीआईआर के लिए क्या चाहिए? टीआईआर का सीधा सा कंडीशन है, R2 जो है इट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। R2 क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। कोई दिक्कत है इसमें? हाँ या ना? नहीं सर। तो सिंपल सी बात है ना, क्योंकि टीआईआर होगा तो यही होगा, और टीआईआर होकर लाइट कैसे जाएगी, कैसे चली जाएगी, है ना? तो हमारे पास दो चीजें हमें दो चीजें अलग अलग सेपरेटली पढ़नी है। तो टीआईआर की कंडीशन पे थोड़ा और ध्यान देना है। दूसरा, ये जो लाइट इधर आ गई है इसके बारे में चर्चा करनी है। तो पहले मैं जो लाइट जो इधर आई है उसके बारे में चर्चा कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं डायग्राम को थोड़ा सा एक बार और बनाऊंगा, बड़ा डायग्राम है। लाइट यहां आकर इंसिडेंट हुई, ये बना एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, सॉरी ये आई, ये R1, यहां पर नॉर्मल ड्रॉ किया, ये एंगल बना R2। लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई। नेचुरल सी बात है, ये वाला एंगल अगर R2 है तो ये वाला एंगल भी R2 ही होगा, और यहां पर जो एंगल बनेगा उसको मैं कह दूंगा R3, ठीक है। ये एंगल आपका प्रिज्म एंगल A था, ये एंगल B था। तो क्लियर सी बात है, R1 प्लस R2 तो आपका A है, तो R2 प्लस R3 विल बी इक्वल टू B। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिमिलर सी बात है ना? हाँ या ना? हाँ सर। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 180 डिग्री माइनस R2, सॉरी 90 डिग्री माइनस R2 प्लस 90 डिग्री माइनस R3 अब प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो उससे भी आ जाएगा, आएगा ना? अब R2 पता चल गया तो ऑब्वियसली आपको यहां से इमर्जेंट एंगल E भी निकल जाएगा।
निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा ना? हाँ सर। ऐसे में आपका डेविएशन कितना होगा देखिए, डेविएशन होगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3, 3 बार डेविएशन होगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3। क्या क्या होगा? दैट इज इक्वल टू डेल्टा 1 तो हो जाएगा आई माइनस R1 प्लस डेल्टा 2 हो जाएगा क्योंकि देखिए सारे के सारे जो रिफ्रैक्शन है वो सेम डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सारे के सारे जो डेविएशन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ना। तो सीधे इसलिए सीधे सीधे ऐड कर दिया हमने, आई माइनस R1, दूसरा आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 2R2, तीसरा आ जाएगा E माइनस R3। ठीक है, ये रिफ्रैक्शन का डेविएशन, ये रिफ्रैक्शन का डेविएशन और ये रिफ्लेक्शन का डेविएशन। 180 डिग्री माइनस 2i, आई कितना है? R2 है। किसी को दिक्कत इसमें? एकदम बेसिक चीजें बेटा, मैं बेसिक चीजें समझा रहा हूं आपको, कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं बता रहा, क्योंकि चैप्टर ही बेसिक है। ओके, किसी को दिक्कत इसमें तो बता दो। चलो आगे बढ़ते हैं। टीआईआर इन प्रिज्म हो गया, सर लेकिन टीआईआर कॉपी इन प्रिज्म नहीं। हुआ नहीं, सॉरी, टीआईआर इन प्रिज्म का सिर्फ एक पार्ट हुआ है जिसमें हमने लाइट आगे जाके क्या करेगी वो देखा, और प्रिज्म की टीआईआर की बेसिक कंडीशन देखी। ये तो एकदम मस्ट है ना, जब तक R2 क्रिटिकल एंगल से बड़ा नहीं होगा तब तक तो टीआईआर होगा नहीं। कॉपी हो गया? अगला देखते हैं फिर। अगला मुद्दा हमारा क्या कहता है? और अगला मुद्दा कहता है कि आपका कंडीशन बताइए, जो मैं दूसरा पार्ट बताने वाला था टीआईआर के बारे में, वो था कंडीशन फॉर नो पॉसिबल emergence of light, condition for no possible emergence of light for any I light, sorry, from second surface for any I की कोई भी वैल्यू डाल लीजिए, कोई भी लाइट रे सेकंड सरफेस से इमर्ज नहीं हो सके, इसकी कंडीशन हमें बतानी है। कोई बताएगा मुझे इस चीज की कंडीशन? क्या करना चाहिए हमें इसके लिए? हम बोलेंगे देखिए, अगर इमरजेंस नहीं हो रहा है तो R2 हैज टू बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल फॉर एवरी आई, है ना? हाँ है ना? ये चीज समझ में आई? आई की वैल्यू कुछ भी डालो, R2 क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तभी ऐसा होगा कि सेकंड सरफेस से लाइट इमर्ज नहीं होगी। हाँ या ना? हाँ सर। ओके, दैट मीन्स R2 की मिनिमम वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है, और R1 प्लस R2 होता कितना है? A होता है ना? दिस इंप्लाइज R2 इज इक्वल टू A माइनस R1 है। ठीक है, R2 मिनिमम कब होगा? व्हेन R1 इज मैक्सिमम। देयरफॉर व्हेन R1 is maximum, R2 has to be greater than critical angle। ये कंडीशन मीट करेगी तब लाइट कभी भी इमर्ज नहीं कर पाएगी।
हाँ है ना? हाँ सर। ओके, सो R1 की मैक्सिमम वैल्यू पे भी R2 क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। ओके, नाउ R1 की मैक्सिमम वैल्यू है कितनी, कोई बताएगा मेरे को? क्रिटिकल एंगल ही तो है, हाँ है ना? देखा था ना अपन ने, R1 इज लेस देन इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, देखा था? Yes. So therefore A माइनस R1 की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। इट मींस A minus critical angle should be greater than critical angle. This implies prism angle A should be greater than 2 critical angle. अगर prism angle twice of critical angle से बड़ा है तो सेकंड सरफेस से कोई भी लाइट रे इमर्ज नहीं कर सकती। समझ में आया कि नहीं? हाँ आया सर। ना? अगर A ट्वाइस ऑफ क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तो कोई भी लाइट रे सेकंड सरफेस से नहीं निकल सकती। ऐसे ऐसे सोचिए कि R1 की मैक्सिमम वैल्यू क्रिटिकल एंगल है ना? इसलिए अगर A ट्वाइस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हुआ तो R2 हमेशा ही A माइनस R1 क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा, इसलिए लाइट कभी भी इमर्ज नहीं करेगी किसी भी पॉसिबल आई के लिए। ठीक है? समझ में नहीं आया? नहीं समझ में आया? ये आसान तो है, आ गया सर। क्लियर? ओके, तो कंडीशन फॉर नो पॉसिबल इमर्जेंस ऑफ लाइट फ्रॉम सेकंड सरफेस फॉर एनी आई भी हमने देख लिया कि आपका जो प्रिज्म एंगल है दैट शुड बी ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ क्रिटिकल एंगल। ओके, अब देखो इस पे एकदम बेसिक से क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि बोल देता है कि एक मेरे पास ग्लास का क्यूब है, ग्लास का क्यूब है जिसको मैंने एक पेपर के ऊपर रख दिया। अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कितना हो सो दैट, अच्छा टॉप सरफेस इसका ब्लैक है, सो दैट नथिंग कैन बी read through side सरफेसेस, जिस साइड वाले सरफेसेस से कुछ भी हम ना पढ़ पाए, इसके लिए इस ग्लास क्यूब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए ये बताइए। ये क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करेंगे हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए? तो वही प्रीवियस कंडीशन यूज करेंगे। हम बोलेंगे लाइट, ध्यान दीजिएगा, जो इधर से इंसिडेंट होगी वो अल्टीमेटली इधर से जाके निकलेगी, है ना? मतलब इस सरफेस से एंटर करेगी, इस सरफेस से निकलेगी। हम चाहते हैं यहां से निकल ना पाए, यहां पे TIR हो जाए, यही चाहते हैं ना हम लोग, है ना? बोलो तो हाँ सही। सर। तो ऐसे में ये वाला जो एंगल बना 90 डिग्री, यही ना प्रिज्म एंगल, तो 90 डिग्री, क्योंकि हमें सिर्फ दो सरफेस से मतलब होता है, उन दोनों सरफेस के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं प्रिज्म एंगल A इज 90 डिग्री। एंड if we want that none of the light can emerge from this surface, we need to make sure that A should be greater than twice of critical angle. This implies critical angle should be less than 45 degree. क्रिटिकल एंगल कैसे निकालते हैं? साइन इनवर्स 1 by mu should be less than 45 degree. This implies 1 by mu should be less than 1 by root 2. This implies mu should be greater than root 2. ये आपका आंसर है।
म्यू अगर √2 से बड़ा होगा तो कोई भी लाइट यहां से इमर्ज नहीं कर पाएगी इस सरफेस से। कोई दिक्कत? नहीं सर। तो ये एग्जाम्पल था, समझ में आ गया सबको? प्रिज्म बहुत ही लल्लू चैप्टर है यार, बहुत ही लल्लू चैप्टर है। वो तो मैं थोड़ी इज्जत देने के लिए पूरी क्लास लगा देता हूं इसमें, नहीं तो कुछ पढ़ाने लायक है नहीं इस चैप्टर में। हो गया? सर हम लोग को प्रॉब्लम्स ऑन TIR करना था। प्रॉब्लम्स? सर प्रॉब्लम्स ऑन TIR। अच्छा नहीं कराया था क्या? वो देख लेंगे अभी, इस क्लास के एंड में देख लेंगे, ठीक है? चलो नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या देखना है? नेक्स्ट टॉपिक देखना है हमें थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म में क्या होगा, आपका ए जो है बहुत स्मॉल होगा। ये स्पेशल टाइप का प्रिज्म होता है जिसमें प्रिज्म एंगल बहुत छोटा होता है, ठीक है? और हम अज्यूम कर रहे हैं कि R1 R2 में से कोई भी नेगेटिव नहीं है, ठीक है? देयरफॉर एज R1 plus R2 is equal to A, R1 and R2 are also small, है ना? कोई दिक्कत? ये अजम्पशन है कि कोई भी नेगेटिव नहीं है, ठीक है बेटा? Then this will mean that I1 and I2 are also small. अगर R small है तभी होगा ना जब I1 I2 बोल दो या फिर E बोल दो। I, E are also small, है ना? कोई दिक्कत इसमें? दिक्कत हो तो बता दो, मैं मान रहा हूं नहीं। अगर R1 R2 छोटे होंगे तो I और E भी स्मॉल ही होंगे ऑब्वियसली। अब हम क्या बोलेंगे, साइन I इज इक्वल टू म्यू साइन R1 होगा, दिस इंप्लाइज I इज इक्वल टू म्यू R1 लिख सकता हूं, है ना? क्यों? एज एंगल्स आर स्मॉल, एंड क्योंकि आपका म्यू साइन R2 इज इक्वल टू साइन E है, इसका मतलब म्यू R2 इज इक्वल टू E हो जाएगा। ये भी क्यों हुआ? क्योंकि एंगल्स आर स्मॉल। तो I इज इक्वल टू म्यू R1, E इज इक्वल टू म्यू R2 है। इसका मतलब क्या हो गया, आपका जो डेविएशन आया, दैट डेविएशन इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A, दैट इज इक्वल टू I कितना है म्यू R1 प्लस E कितना है म्यू R2 माइनस A, दैट इज इक्वल टू म्यू टाइम्स R1 प्लस R2 माइनस A। नाउ R1 प्लस R2 कितना होता है? A होता है, सो म्यू A माइनस A, दैट इज इक्वल टू A इंटू म्यू माइनस 1। ये डेविएशन हो गया, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ I। इसीलिए हम लोग इसको स्पेशली पढ़ते हैं थिन प्रिज्म को, क्योंकि इसमें डेविएशन जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से इंडिपेंडेंट हो जाता है, इसलिए इसकी स्टडी काफी आसान हो जाती है, ठीक है बेटा? कंडीशन क्या है? ए बहुत स्मॉल होना चाहिए। स्मॉल का मतलब क्या है? वैसे देखा जाए तो लेस देन 5 डिग्री होना चाहिए, बट लेस देन 10 डिग्री में भी हम लोग चला लेते हैं, ठीक है? लेस देन 10 डिग्री में भी आराम से हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बिना किसी झिझक के। एक्चुअली R1 R2 ये 5 डिग्री से छोटे होने चाहिए, ठीक है? आगे बढ़े। एक हाँ काम करो, यहाँ पे 10 डिग्री लिख लो, नहीं तो बाद में कंफ्यूज होगे। आगे बढ़े। Yes, sir. हाँ, अगर क्वेश्चन में लिख दिया जाए अ थिन प्रिज्म ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म एंगल 20 डिग्री, तो उसमें ऑब्वियसली आप यही वाला फॉर्मूला यूज करोगे, इसलिए उसने थिन प्रिज्म बोल दिया, ठीक है? अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए थिन प्रिज्म ऑफ 20 डिग्री, तो आप उसको थिन प्रिज्म मान के चलोगे, एजम्पशन लेके चलोगे, इसमें फॉर्मूले लगाओगे अपने आराम से। ओके, सो
डेविएशन बहुत आसानी से निकल जाएगा। अगला हमारा टॉपिक है इस प्रिज्म चैप्टर का, डिस्पर्जन। डिस्पर्जन पढ़ा है बचपन में? हाँ सर। क्या होता है डिस्पर्जन? स्प्लिटिंग ऑफ white light in its constituent colors on passing through a prism is called dispersion, है ना? डिस्पर्जन यही होता है कि कुछ और होता है? व्हाइट लाइट अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में जो टूट जाती है जब प्रिज्म के थ्रू पास होती है, तो उसी को हम लोग डिस्पर्जन कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? सबको क्लियर है ये? आगे बढ़ते हैं फिर। अब क्या हुआ, अगर व्हाइट लाइट प्रिज्म के थ्रू पास हुई, अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में टूट गई, तो ऐसा क्यों हुआ? इट हैपन्स बिकॉज क्या होता है, materials have different refractive indices for different wavelength। देखिए, आपका जो वॉयलेट कलर होता है ना, इसका वेवलेंथ होता है अप्रोक्सीमेटली 400 नैनोमीटर, और जो रेड होता है उसका वेवलेंथ अप्रोक्सीमेटली होता है 700 नैनोमीटर। ठीक है, वॉयलेट का होता है 400, रेड का होता है 700 नैनोमीटर। ठीक, अब क्या होता है, वॉयलेट का हो गया, रेड का हो गया। हाँ, आपका जो म्यू है उसके लिए कॉशी अंकल ने एक रिलेशन दिया था, काफी इंपेरिकल सा रिलेशन है, कोई बहुत अच्छा फॉर्मूला नहीं है। कॉशीज फॉर्मूला, इन्होंने क्या बोला था कि किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज गिवन बाय a प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर, इसके आगे भी था c अपॉन लैम्डा टू आर 4 एंड सो ऑन, बट ये दोनों टर्म्स इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, मतलब कि एज लैम्डा इंक्रीजेस म्यू डिक्रीजेस। हमेशा ही रेड का जो म्यू है वो लेस देन म्यू फॉर वॉयलेट होता है। ठीक है, समझ में आई बात? ये कॉशीज फॉर्मूला है, ये ध्यान होना चाहिए, और ये अपना म्यू रेड जो है म्यू वायलेट से छोटा होता है हमेशा, ये भी ध्यान होना चाहिए। तो क्या होता है ऐसे में, देयरफॉर जो डेविएशन होता है वो तो कितना था, a इंटू म्यू माइनस 1, ये तो थिन प्रिज्म के लिए लगाया है, बट अदरवाइज भी रिलेशन सिमिलर होता है, मतलब कि अगर म्यू ज्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो डेविएशन ज्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो डेविएशन कम होगा। ठीक है, इसलिए जो डेल्टा है a इंटू म्यू माइनस 1, क्योंकि म्यू रेड कम है म्यू वॉयलेट से, इसलिए ये कहता है कि डेविएशन इन रेड विल बी लेस देन डेविएशन इन वॉयलेट। ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे।
कॉपी हो गया होगा। हाँ क्या होता है कि अगर एक प्रिज्म से के ऊपर व्हाइट लाइट इंसिडेंट होती है तो व्हाइट लाइट में विबग्यू और सारे कलर होते हैं। वॉयलेट ज्यादा डेविएट करता है, रेड कम डेविएट करता है। ठीक है, और इस तरीके से आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग कलर मिल जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आवाज क्लियर है ना आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है, तो अब देखिए ये जो दो रेज बाहर निकली हैं वॉयलेट और रेड, दोनों के बीच में ये एंगल बना है। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिस्पर्जन डी। डी क्या है? एंगल ऑफ डिस्पर्जन। आप बैठ के अगर बहुत बेसिक सी ज्योमेट्री लगाओगे बहुत इजीली आप यू कैन अराइव कि दिस डिस्पर्जन एंगल इज इक्वल टू डेविएशन इन वॉयलेट माइनस डेविएशन इन रेड। ठीक है, वॉयलेट ज्यादा डेविएट कर गया, रेड कम डेविएट किया, दोनों के बीच में जो एंगल बना उसको क्या बोल दिया हम लोगों ने? एंगल ऑफ डिस्पर्जन। कोई दिक्कत? No, sir. ओके, तो मेरे पास एंगल ऑफ डिस्पर्जन आ गया, डेविएशन इन वॉयलेट माइनस डेविएशन इन रेड। नाउ फॉर थिन प्रिज्म, अगर हम थिन प्रिज्म के बारे में बात करें तो डेविएशन इन वॉयलेट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म ए इंटू म्यू वॉयलेट माइनस 1, और डेविएशन इन रेड कितना हो जाएगा? एंगल ऑफ प्रिज्म ए इंटू म्यू रेड माइनस 1। कोई दिक्कत है ना? Therefore, dispersive angle D is equal to A into mu violet minus mu red, that is equal to A delta mu. कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? No, sir. अब देखो आपके पास ना डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स होते हैं। आप क्वेश्चन देखोगे आपको दो वर्ड्स बार बार देखने को मिलेंगे, एक का नाम है फ्लिंट ग्लास और एक का नाम है क्राउन ग्लास। बेसिकली ऐसा समझ लीजिए ये दो अलग अलग कंपनीज हैं या एक ही कंपनी के दो अलग अलग वेराइटीज हैं ग्लास की, ऐसा समझ लीजिए। अलग अलग वैरायटी के ग्लास हैं। दोनों ग्लास कांच है। ऑब्वियसली ग्लास तो कई तरीके के होते हैं, आप देखते हो कुछ ग्रीन होते हैं, कुछ ब्लैक होते हैं, कुछ बहुत अच्छी क्वालिटी का ग्लास होता है, कुछ खराब क्वालिटी का ग्लास होता है, राइट? कुछ बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता है, एकदम व्हाइट होता है। जनरली जो आपको अपनी खिड़की दरवाजे में जो ग्लास लगे हुए होते हैं मिलते हैं या तो ब्लैक होते हैं, और जो ट्रांसपेरेंट भी दिखते हैं ना पूरे पूरे, उसको भी अगर आप साइड से देखोगे तो यू विल फाइंड कि नहीं वो व्हाइट नहीं है, वो मतलब प्योर ट्रांसपेरेंट नहीं, वो ग्रीनिश ग्लास है। इनफैक्ट अपने छोटी सिटीज में पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंट ग्लास मिलता नहीं है। कंस्ट्रक्शन में कहीं पर भी पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट ग्लास का यूज करते नहीं है लोग, ठीक है? बहुत रेयरली करते हैं। तो लेकिन अलग अलग तरीके के ग्लास मार्केट में अवेलेबल हैं। ऑब्वियसली सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी होंगी, सबके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा, है ना? तो सबके लिए सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग नहीं होगा, सबका वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग होगा, सबका रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग होगा। कुछ नया मटेरियल ले लूंगा उसका कुछ और हो जाएगा। जनरली कंपेयर करने के लिए आपको दो ग्लास दे दिए जाते हैं, एक का नाम फ्लिंट ग्लास बोल देते हैं, एक का नाम क्राउन ग्लास बोल देते हैं। कभी नाम सुन के कंफ्यूज मत होना कि सर फ्लिंट ग्लास क्या होता है और क्राउन ग्लास क्या होता है। मेरे इस चैप्टर में आधे डाउट्स बच्चों के यही रहते थे पहले जब शुरुआत की थी मैंने पढ़ाने की, सर फ्लिंट ग्लास क्या होता है, क्राउन ग्लास क्या होता है। मैं बोलता है पूरा क्वेश्चन पढ़ो, जरूरत नहीं, उस नाम नहीं भी जानते होगे ना, सिर्फ ग्लास 1 और ग्लास 2 कर दोगे तब भी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है? बस दीज आर जस्ट वैरायटी ऑफ ग्लास। तो बेसिकली आपसे क्या बोल दिया जाएगा, फ्लिंट ग्लास है, इसका म्यू वी 1 है और म्यू रेड 2 है। क्राउन ग्लास का म्यू रेड 1 है इसका, और इसका म्यू वी 2 और म्यू आर 2 दोनों दे दिया जाएगा।
और फिर इनके बारे में बात की जाएगी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको डेल्टा म्यू भी दे दिया, म्यू भी दे दिया, है ना, कोई दिक्कत? तो अब हम इसके बाद निकालेंगे डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। क्या होता है डिस्पर्सिव पावर? डिस्पर्सिव पावर की डेफिनेशन है डिस्पर्जन पर यूनिट डेविएशन। क्या डेफिनेशन यही है, डिस्पर्जन पर यूनिट डेविएशन। अब डिस्पर्जन कितना होता है? डिस्पर्जन होता है ए इंटू डेल्टा म्यू। सो दिस इज ए इंटू डेल्टा म्यू, और डेविएशन कितना होता है? ए इंटू म्यू माइनस 1। सो देयरफॉर आपका ओमेगा क्या हो गया? डेल्टा म्यू अपॉन म्यू माइनस 1, जहां डेल्टा म्यू क्या है? म्यू वायलेट माइनस म्यू रेड, और म्यू माइनस 1 म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। एक छोटी सी प्रॉब्लम रहेगी, सर म्यू क्या है? म्यू किसके, कौन सी कलर के ले लूं? वायलेट का यूज करूं कि रेड का यूज करूं? तो जवाब है, ध्यान दीजिएगा, आपके पास कौन से 7 कलर थे? विबग्योर था, है ना। आपका मन करेगा म्यू में यूज कर लेता हूं म्यू ग्रीन का, जबकि यूज ग्रीन का नहीं करना, यूज करना है येलो का, ठीक है। सो म्यू क्या होता है? म्यू येलो होता है। ग्रीन का क्यों बोल रहे थे कि आपके ऊपर 3 नीचे 3? आप ऐसा समझ लो, विबग्योर में वीआईबी तीनों को हम लोग ब्लू बोल देते हैं, ठीक है। तो बीच में कौन आ गया? येलो आ गया। तो येलो का म्यू आप यूज करते हो म्यू के लिए। अगर येलो का म्यू नहीं गिवन है तो आप ग्रीन का म्यू यूज कर सकते हैं। दोनों गिवन होंगे तो येलो यूज करोगे, ठीक है। दोनों गिवन हो येलो और ग्रीन तो येलो यूज करोगे। सिर्फ ग्रीन दे रखा है तो ऑब्वियसली सिर्फ ग्रीन यूज करोगे, ठीक है। और दोनों में से कुछ नहीं दे रखा तो क्या यूज करोगे? म्यू वायलेट प्लस म्यू रेड बाय 2। कोई दिक्कत? नहीं सर। नो ओके। सर। एक और चीज ध्यान दीजिएगा, ओमेगा कितना आया है? अपना फॉर्मूला क्या है? ओमेगा आया है डेल्टा म्यू अपॉन म्यू माइनस 1। जरा ध्यान से देखिएगा, दिस फॉर्मूला इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रिज्म एंड ओनली अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। हाँ या ना? इसका प्रिज्म से मतलब नहीं, प्रिज्म बना हुआ है कि नहीं बना हुआ उससे मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल की प्रॉपर्टी है ओमेगा, डिस्पर्सिव पावर। हाँ या ना? डेफिनेशन प्रिज्म से आई है, अलग बात है, बट अल्टीमेटली क्या आ गया? सिर्फ आपकी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, जो हम कभी भी बिना प्रिज्म के भी किसी और चैप्टर में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। हाँ। आगे बढ़े। आगे बढ़े। हाँ सर। अगला देखते हैं फिर, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म के कॉम्बिनेशन देखते हैं हम, एक के बाद एक अगल बगल में 2 प्रिज्म रख देंगे, देखते हैं क्या होता है। तो ये मेरे पास है प्रिज्म 1, ये मेरे पास दूसरा प्रिज्म है प्रिज्म 2, ठीक है। लाइट इधर से आई, ऐसे गई, यहां से फिर डेविएट हुई, यहां से फिर डेविएट हुई, और यहां से ऐसे निकल गई, है ना। ऐसा ही कुछ हुआ ना। तो ऐसे में आपका जो डेविएशन होगा डेल्टा, दैट विल बी डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म 1 प्लस डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म 2। हम मान रहे हैं कि प्रिज्म जो है वो थिन प्रिज्म है, A1 बोल देता हूं, A2 बोल देता हूं, μ2 बोल देता हूं। तो डेविएशन कितना हो जाएगा? A1 इंटू
μ1 माइनस 1 प्लस A2 इंटू μ2 माइनस 1, ये आपका डेविएशन आया डेल्टा। ठीक है, एट द सेम टाइम डिस्पर्जन भी होगा, जो ओवरऑल डिस्पर्जन होगा दैट विल बी इक्वल टू d1 प्लस d2, दैट इज इक्वल टू A1 डेल्टा μ1 प्लस A2 डेल्टा μ2। ठीक है, कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसमें, आसान सी चीज है। ओके है? यस सर। ठीक, अगला हम देखेंगे फिर अगर कॉम्बिनेशन उल्टा हो जाए तो क्या होगा। ये तो दोनों सेम डायरेक्शन रखे थे ना प्रिज्म, अगर प्रिज्म एक ऐसे रखा हुआ हो और एक ऐसे रखा हुआ हो, तो लाइट रे के साथ क्या होगा, लाइट रे यहां से ऐसे जाएगी, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई और अल्टीमेटली ऐसे चली गई, है ना। तो ऐसे में आपका जो डेविएशन हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2, दैट इज इक्वल टू A1 इंटू μ1 माइनस 1 माइनस A2 इंटू μ2 माइनस 1। जो डिस्पर्जन हो जाएगा दैट विल आल्सो बी इक्वल टू d1 माइनस d2, दैट इज इक्वल टू A1 डेल्टा μ1 माइनस A2 डेल्टा μ2। ठीक है, अब ऐसे में आपसे दो स्पेशल चीजें पूछी जाती हैं। पहला पूछा जाता है डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 इज इक्वल टू 0 कर देना है। फिर बोला जाएगा नहीं, मुझे चाहिए डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, तो इसमें क्या कहेंगे, d1 माइनस d2 को 0 कर दोगे। ठीक है, कुछ खास बड़ी चीजें यहां पर नहीं हो रही है। ठीक है, और ये चैप्टर आपका खत्म भी हो गया। समझ रहे हो कितना लल्लू चैप्टर है, कुछ है इस चैप्टर में? वेरी 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 सर स्मॉल। इससे क्वेश्चन आता है? नहीं आता है इसलिए, लेकिन जानना जरूरी है, क्योंकि कभी कभार देखो इस चैप्टर में जितना एफर्ट लगता है उस हिसाब से आ जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? आप बोलोगे सर मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक से ज्यादा पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक से पढ़ने में टाइम भी तो ज्यादा लगता है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हाँ या ना? हाँ सर। तो फिर बात तो वही है ना। आपका इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे वेव ऑप्टिक्स से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत, मॉडर्न फिजिक्स से बहुत क्वेश्चन आते हैं। वेव ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कमांड चाहिए आपको। 25 में से आई विल से 5 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे, और बची हुई क्लासेस कितनी है वेव ऑप्टिक्स और इसको मिलाकर, मॉडर्न फिजिक्स को मिलाकर, मेरे ख्याल से पूरा मॉडर्न फिजिक्स इंक्लूडिंग वो कुल मिला के 10 नहीं 12 क्लास, ज्यादा 12 क्लास का सिलेबस से 25 में 5-6 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। तो ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल चैप्टर्स आने वाले हैं आपके, इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना, जो आगे चैप्टर्स आने वाले हैं। अच्छा, आप लोगों का एग्जाम कब तक चलेगा बेटा, 1 तारीख से? कुछ बताया नहीं सर, लेकिन 1 वीक में हो जाएगा। अच्छा, डेट शीट नहीं दी है? बोला कि आगे थोड़े दिन बाद बताएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए। प्रिज्म का कॉम्बिनेशन समझ में आ गया, हाँ या ना? बोल दो। हाँ सर। ओके, Yes, sir. ठीक है बेटा। अब हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं फिर। अच्छा, ये तो हो गया, अपन ने कुछ क्वेश्चंस करने थे पिछले चैप्टर के, राइट? क्या करना था उसमें, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टीआईआर करना था, राइट? तो
देखो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो मतलब बेसिक क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। मैं एक आधे स्पेशल केसेस बताता हूँ जो आप नहीं सुनोगे और नहीं करोगे क्वेश्चन, और पहली बार एग्जाम में देख लिया अगर वैसा क्वेश्चन तो परेशान हो जाओगे, क्योंकि अब उस पे वो बेसिक क्वेश्चन आता नहीं है, उसके ऊपर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन आते हैं, उस थ्योरी के ऊपर बेस्ड, उन क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड नए क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्या है क्वेश्चन? कुछ ऐसा होता है, मैं सिर्फ सिचुएशन समझा रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, सिर्फ सिचुएशन समझा रहा हूँ कि एक फिश है जो पानी के नीचे खड़ी है, नीचे तैर रही, मतलब पानी में। अगर ये ऊपर देखे तो एक इंटरेस्टिंग चीज समझिएगा, कोई भी लाइट रे जो इस तरीके से आ रही है वो भी फिश की आईज में इतने ही एंगल पे घुसेगी, हाँ या ना? ऐसे आएगी ना, सच दैट ये वाले जो एंगल्स हैं ये 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? क्रिटिकल एंगल। ये 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? क्रिटिकल एंगल, है ना? बेसिकली अगर मैं यहां से देखूंगा तो ऑब्वियसली ये दोनों एंगल्स भी क्रिटिकल एंगल हो जाएंगे। तो फिश को जो पूरा का पूरा जो दुनिया है वो सिर्फ और सिर्फ इतने रीजन से नजर आती है। अगर मैं यहां पर एक डिस्क रख दूं तो फिश पानी के बाहर देख ही नहीं सकती, और नहीं फिश को बाहर से देखा जा सकता है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए ऑब्जर्वर अगर यहां खड़ा है तो वैसे तो लाइट जो भी यहां पे आ रही थी उसी के अंदर से ऐसे आके ऑब्जर्वर तक पहुंच जा रही थी, पर यहां पे आपने डिस्क रख दिया तो इसके बाहर अगर लाइट जाती है तो वो टीआईआर करके अंदर ही रह जाएगी। रहेगी कि नहीं रहेगी? है ना? इसका अगर मैं एरिया निकालना चाहूं तो एरिया क्या बोल सकता हूं? एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू रेडियस स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू पाई इंटू एच tan थीटा सी का होल स्क्वायर, जहां एच क्या है? इसकी डेप्थ है। कोई दिक्कत? ये सब चीजें कर सकते हैं, हाँ या ना? बता दो। Yes. हाँ सर। बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन बन सकता है। पानी के अंदर हमने एक बल्ब रख दिया छोटा सा बल्ब है, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे इसके पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे इसे। बल्ब से लाइट तो चारों तरफ जाएगी, है ना? लाइट तो चारों तरफ जाएगी, पर क्या होगा, यही इसी डिस्क से जो लाइट जाएगी वो बाहर निकल पाएगी, जहां पर ये एंगल क्रिटिकल एंगल है। इसके आगे वाली कोई भी लाइट रे जब वाटर सरफेस पे इंसिडेंट होगी तो यहां से टीआईआर कर जाएगी, हाँ या ना? करेगी कि नहीं करेगी? हाँ सर। ठीक है। अब इससे क्या, एक इसी साल जनवरी वाले एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि अगर ये पावर पी नॉट इमिट करता है बल्ब, तो बताओ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी कम्स आउट ऑफ दिस वाटर सरफेस। समझ में आई बात? कितना फ्रैक्शन इस वाटर सरफेस के बाहर निकल पाता है? क्रिटिकल एंगल निकालने का तरीका आपको दे रखा था, ठीक है? तो क्या करना होगा, आप बोलोगे ये वाला मैं सॉलिड एंगल निकालूंगा। सॉलिड एंगल बताया था ना मैंने आपको कि नहीं बताया था फ्लक्स निकालते वक्त? बताया था, आप लोग भूल गए हो। लेट से ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल है, इस सॉलिड एंगल को मैंने ओमेगा बोला। सॉलिड एंगल निकालने का तरीका बताया था मैंने, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस क्रिटिकल एंगल। 1 माइनस कॉस थीटा होता है यहाँ पे, क्योंकि कोन का एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर है इसलिए ओमेगा आ जाएगा। इसलिए पावर P जो बाहर निकल रहा होगा, दैट P बाय P नॉट इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन टोटल पावर 4 पाई एंगल में निकल रही होगी। ओमेगा सॉलिड एंगल में जो पावर निकल रही होगी P है, वो टोटल पावर का कितना फ्रैक्शन होगा, क्योंकि टोटल पावर चारों तरफ निकल रही होगी, चारों तरफ का कंप्लीट सॉलिड एंगल कितना होता है? 4 पाई होता है।
So this will be equal to omega upon 4 pi, that is equal to 1 minus cos critical angle by 2. ये ध्यान रख लेना, अगर याद नहीं वो नहीं समझ में आ रहा तो पावर p अपॉन p नॉट कितना आ गया 1 माइनस cos critical angle by 2. ठीक है, समझ में आई बात? ये क्वेश्चन आया था. हालांकि कैलकुलेशन करने के लिए उसने दूसरा तरीका बताया था, एक assumption लिया था और assumption को एक्सप्लेन कर दिया था. उस assumption के बेसिस पर ही क्वेश्चन को सॉल्व करना था. वहां पे सॉलिड एंगल की नॉलेज की कोई जरूरत नहीं थी, पर मैंने आपको सॉलिड एंगल वाला तरीका बता दिया जिससे कि कभी कोई क्वेश्चन आए तो फटाक से आप बिना कोई खास टाइम वेस्ट के तुरंत कैलकुलेशन कर पाओ. ठीक है बेटा? हाँ सर. उसने बेसिकली यहां पर अगर मैं एक स्फीयर बनाऊं इस रेडियस r का, ये वाले रेडियस r का, तो यहां पर जो स्फेरिकल डोम बनेगा ना, डोम बनेगा ना स्फीयर का यहाँ पे, हाँ या ना? हाँ सर. उस डोम का एरिया निकालने का तरीका बता रखा था, एक फॉर्मूला बता रखा था उसके लिए. तो आपको क्या करना था, उस वो वाला एरिया मान लेते हैं ए आ जाता है, तो आपका पावर p अपॉन p नॉट कितना हो जाएगा, दैट एरिया a अपॉन 4 पाई r स्क्वायर. ठीक है, पूरे स्फीयर का एरिया अपॉन डोम का एरिया, हाँ या ना? इस डोम से कितना पावर बाहर निकलेगा, क्योंकि पूरा का पूरा ये जो स्फीयर होगा r रेडियस का वो इक्वली लिट होगा, उसमें से इक्वल पावर बाहर जाने वाली होगी. सो दिस एरिया, डोम का एरिया अपॉन p नॉट, that will be equal to, sorry, power p upon dome का area will be equal to total power upon total area 4 pi r square. उससे आपका ये फॉर्मूला भी आ जाता है. बस आपको उसके लिए इस डोम का एरिया यूज करना पड़ेगा, आप इस सर्कल का एरिया यूज नहीं कर सकते. ठीक है, दिस इज a is equal to एरिया ऑफ डोम नॉट सर्कल. ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन इस साल जेईई मेन में आया हुआ है और उसने डोम का एरिया निकालने का तरीका बता रखा था. तो टीआईआर पे और भी बहुत तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं. प्रैक्टिस करो और डाउट पूछो, बेटर रहेगा. ठीक है, चलो फिर आज की क्लास ओवर है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर. ठीक है बेटा, थैंक यू सर. थैंक यू. समझ में आया? आज का पूरा प्रिज्म क्लियर हो गया ना कि नहीं, डाउट बच गया उसमें? क्लियर है ना नहीं प्रिज्म? सर. ठीक है फिर, यस. ठीक है फिर क्लास खत्म करते हैं. ठीक है.